सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ऊधम सिंह को पता लग जाता है कि जनरल डायर जिसने गोली चलाई थी वो तो मारा गया, लेकिन गवर्नर डायर अभी भी जिंदा है, क्योंकि गवर्नर डायर ने जनरल डायर का समर्थन किया था और पंजाब के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हुए, भारत माता के ऊपर जो अत्याचार हुए, उसमें गवर्नर डायर की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। गवर्नर डायर को ईश्वर तो सजा देगा, लेकिन यदि भारत के लोग सजा नहीं देते हैं तो फिर कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, कोई बड़ी व्यवस्था नहीं हो सकती। तो शहीद ऊधम सिंह लगे रहते हैं, अपने संकल्प को पूरा करने के लिए बढ़ई का काम सीखते हैं, ड्राइवरी सीखते हैं, कारपेंटर का काम सीखते हैं, मजदूरी का काम सीखते हैं। ये सारे काम करते करते फिर जर्मनी के रास्ते वो लंदन में पहुंच जाते हैं। लंदन में किराए के ऊपर घर लेते हैं, कार खरीदते हैं, ड्राइविंग शुरू करते हैं वहां पर, और एक रिवॉल्वर खरीदते हैं जिसके अंदर 6 गोलियां आ सकती हैं। रिवॉल्वर खरीदने के बाद उन्होंने वो रेकी करना शुरू कर देते हैं कि ये जो गवर्नर डायर है ये कहां कहां जाता है, इसकी क्या क्या मूवमेंट है, कहां कहां मूवमेंट करता है, उसका पीछा करना शुरू करते थे। और फिर उनको एक दिन पता लगता है कि 23 मार्च को 1934 में वो वहां पर लंदन में पहुंच जाते हैं। एल्डर स्ट्रीट कमर्शियल रोड है एक वहां पर लंदन में, वहां पर वो रहते हैं और रेकी करते करते एक दिन उनको पता लगता है कि 13 मार्च 1940 को, जैसे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला कांड हुआ था, तो 13 मार्च ठीक 21 साल बाद, 20 साल 11 महीने बाद रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की एक कैक्सन हॉल के अंदर मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर शहीद ऊधम सिंह पहुंचते। अब लंदन के अंदर सिक्योरिटी बहुत तेज है, तो कोई रिवॉल्वर लेकर वैसे नहीं जा सकते, तो वो क्या टैक्टिस करते हैं कि मोटी पुस्तक लेते हैं, मोटी पुस्तक के पन्नों को बीच से काटते हैं रिवॉल्वर की तरह, रिवॉल्वर उसके अंदर छुपाते हैं, एक यूरोपियन जैसा वेश बनाते हैं, अंग्रेज जैसा, और उसके अंदर जाकर कैक्सन हॉल में आगे की पहली 3 पंक्तियों में बैठ जाते हैं। अब गवर्नर डायर को जैसे ही सम्मानित करते हैं, फिर बोलने के लिए बुलाया जाता है, तो खड़े हो जाते हैं और अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसके ऊपर फायर करते हैं। 2 गोलियां गवर्नर डायर को लगती हैं, गवर्नर डायर गिर जाते हैं, उसके पास जाते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। तो एक महिला, अंग्रेज महिला आती है और अंग्रेज महिला शहीद ऊधम सिंह को पकड़ लेती है। ऊधम सिंह चाहते तो अंग्रेज महिला को मार सकते थे, उनकी रिवॉल्वर के अंदर 4 गोलियां और है, वो वहां पर गोली चलाकर भाग सकते थे, गोलियां चला सकते थे। उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है, मुकदमा चलाने का नाटक किया जाता है। अब उनके ऊपर जब मुकदमा चलाया जाता है तो भी उनको कोई दुख नहीं है। मुकदमा चलाते चलाते वो कहते हैं कि मैंने ब्रिटिश राज्य में, भारत में मासूम बच्चों को कुपोषण से मरते देखा है, नरसंहार देखा है, भारत को लूटने का काम अंग्रेजों को किया है, और अंग्रेजों की कोर्ट के अंदर खड़े होकर वो अंग्रेजों को कुत्ता कहते हैं। जब जज अंत में जब फैसला सुनाने वाला होता है, तो फैसला सुनाने के समय जज उससे पूछता है कि आप कुछ कहना चाहते हो क्या, आपकी कोई बात है क्या कहने के लिए? तो वो कहता है कि ठीक है, मैंने ये एक पर्चा लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। अब जज पूछता है कि पर्चा अंग्रेजी में है क्या? तो वो कहते हैं कि हाँ अंग्रेजी में है, आपको समझ आएगा। तो जज कहता है कि आप मुझे दे दो, मैं अपने आप पढ़ दूंगा। तो अब ऊधम सिंह कहते हैं कि मैं आपको नहीं देना चाहता, मैं पूरी जूरी को सुनाना चाहता हूं। अब जज समझ जाता है कि ये अपने पर्चे को अखबार में छपवाना चाहते हैं, जैसे भगत सिंह ने किया था ना। अब भगत सिंह ने ये काम किया 1920 के दशक में, ऊधम सिंह कर रहे हैं 1940 में। तो 1940 में फिर वो पढ़ना शुरू करते हैं, अंग्रेजों को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि आपने कैसे कैसे किस किस प्रकार के अत्याचार किए। तो जज बीच में उनको रोकता है, वो कहता है कि मैं आपका भाषण नहीं सुनना चाहता, आपको अपने बचाव में कोई पक्ष रखना है तो आप रख सकते हैं। अब ऊधम सिंह फिर भी पढ़ना जारी करते हैं, तो अंग्रेज ये कहता है कि ये आपका भाषण प्रेस में नहीं छप पाएगा, और प्रेस वालों को कहते हैं कि आपको कोर्ट की कार्रवाई में केवल फैसला छापना है। ऊधम सिंह ने क्या कहा, यह समाचार पत्रों में नहीं छापना। क्यों? क्योंकि नहीं तो अंग्रेजों की और किरकिरी पूरी दुनिया में होने वाली है, क्योंकि लंदन के जो अखबार हैं वो पूरी दुनिया में जाने वाले हैं। उनको सजा दे दी जाती है। ऊधम सिंह सजा पाने के बाद भी कहते हैं कि मुझे पता था कि मुझे सजा तो मिलेगी और मुझे सजा का कोई दुख नहीं है, मुझे 10 साल की सजा मिले, मुझे 20 साल की सजा मिले, मुझे 50 साल की सजा मिले, या मुझे फांसी के फंदे पर लटकना पड़े, लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी है
कि मैंने गवर्नर डायर को मारने का संकल्प पूरा किया, मैंने अपनी मातृभूमि के अपमान का बदला लिया है और अब मैं अपने वतन के लिए शहीद होने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। अब उधम सिंह को जेल में बंद कर दिया जाता है। जेल के अंदर वो रहते हैं। जेल के अंदर रहते रहते 31 जुलाई उनकी सजा, फांसी की सजा का समय तय कर दिया जाता है। 31 जुलाई को फांसी की सजा में पेंटविल नाम की एक जगह है लंदन में, आप कभी जाएं तो आपको वहां पर ट्यूब का स्टेशन मिलेगा, तो उस जगह के ऊपर उनको कैद कर दिया जाता है और उनको ये टारगेट दी, उनको अब फांसी की सजा होने वाली है। फांसी की सजा से पहले डॉक्टर उनकी चेकिंग करने के लिए आता है। जब चेकिंग करने के लिए आता है तो डॉक्टर देखता है कि उधम सिंह का बीपी बिल्कुल नॉर्मल है, उनकी हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है और अंतिम समय में भी वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके चेहरे के ऊपर संतुष्टि के भाव हैं। हंसते हंसते वो फांसी के तख्ते पर जाते हैं, अपने हाथों से अपना फंदा डालते हैं और इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अंग्रेजों को फिर वो कुत्ता कहते हैं, डॉग कहते हैं, वो कहते हैं डाउनफॉल द ब्रिटिश डॉग्स, ये कह के ये नारा लगा के, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा के वो अपना बलिदान दे देते हैं। हंसते हंसते अपना बलिदान देते हैं। अब जेल में एक घटना और होती है। जेल में एक बार उधम सिंह से पूछा जाता है कि आपने गवर्नर डायर को मारा, अब गवर्नर डायर को मारने के बाद आपके पास पिस्तौल थी, तो आपने भागने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उधम सिंह कहते हैं कि मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं और भारतीय वीर कभी भी किसी महिला के ऊपर गोली नहीं चलाते, हाथ नहीं उड़ाते। मुझे पकड़ने का काम एक महिला ने किया था और मेरा संकल्प था गवर्नर डायर की सजा देना। मैं किसी निरपराध की हत्या नहीं करना चाहता था। मतलब वो एक तरीके से हिंसा की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हिंसा के अंदर भी गहरा दर्शन छुपा हुआ है कि हमें हिंसा करनी है, हमें पाप का दंड देना है, लेकिन उसी व्यक्ति को देना है जो व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है। सामान्य एक निरपराध व्यक्ति को इसका दंड नहीं देना। ऐसे उधम सिंह थे। कितना बड़ा व्यक्तित्व था। आप कल्पना कीजिए, मां नहीं है, पिता नहीं है, शाम को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, सुबह खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, घर में परिवार में कोई नहीं है, कोई अड़ोसी पड़ोसी नहीं है, कोई उंगली पकड़ने वाला नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, कोई पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। पढ़ाई भी जो उन्होंने की, अनाथालय में रहते हुए खुद अपने संघर्ष से पढ़ाई की, अच्छी तरह से अंग्रेजी सीखी। लंदन में जब रहते थे तो लंदन में अंग्रेजी के उनके पत्र अभी भी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर आप उनको देख सकते हैं। अभी भी ये गोलियों के निशान आप देख रहे हैं। ये वो कुआं है जलियांवाला बाग कांड का, जो लाशों से पट गया था। अभी देखिए इतिहास में हमें क्या पढ़ाया जाता है कि जलियांवाला कांड, ये जलियांवाला कांड में हमें पूरी कहानी नहीं बताई जाती। ये दीवारों के ऊपर गोलियों के निशान आप देख रहे हैं, ये जनरल डायर था, कितना क्रूर था आप देख सकते हैं। ये 1919 में हेल्दी है, इसकी हेल्थ आप देख रहे हैं ना, ये 1919 की फोटो है। इस फोटो में आपको ये स्वस्थ दिखाई दे रहा है, जवान दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 1927 में पैरालाइज होकर तड़फ तड़फ कर मरा है। ऐसा प्रकृति का न्याय होता है। क्यों? क्योंकि इसने 1.5 महीने के मासूम बच्चों की, 2 साल के, 5 साल के, 10 साल के मासूम बच्चों को बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी अपराध के सजा दी थी। भगत सिंह के साथ उनकी दोस्ती है, भगत सिंह उनसे प्रेरणा पाते हैं। अब ये सारी होते होते जब वो अपना पूरा बलिदान दे देते हैं, तो बलिदान देने के बाद फांसी की सजा देते हुए भी उनके चेहरे के ऊपर कोई दुख के भाव नहीं है। अब क्योंकि उनका अपना कोई नहीं है, तो फांसी की सजा के बाद उनका वहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। उनकी अस्थियां वहीं पर लंदन में रहती हैं। और आप देखिए, जिस क्रांतिकारी के बलिदान के ठीक 7 साल बाद भारत को आजादी मिलती है, अब शहीद उधम सिंह ने वहां पर एक गवर्नर डायर को मारा। इसका प्रभाव भारत के नौजवानों के ऊपर क्या हुआ, भारत की आर्मी के ऊपर क्या हुआ, भारत की नेवी के ऊपर क्या हुआ कि हम अंग्रेजों की गुलामी करते हैं और एक वो नौजवान है जो अंग्रेजों की मांद में जाकर अंग्रेजों को उड़ाने का, अंग्रेजों को मारने का। तो इस घटना का प्रभाव इतना अच्छा हुआ, नेताजी की आजाद हिंद फौज खड़ी होती है, नेवी विद्रोह करती है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर कांग्रेस के नरम दल के नेता भी 1942 में ये देख लेते हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। तुम करोगे तो तुम्हारे साथ, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारे बिना भारत के लोग तो क्रांति करेंगे। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। तो उस समय आप याद कीजिए, महात्मा गांधी 1942 में नारा देते हैं असहयोग आंदोलन का, और एक शब्द और जोड़ते हैं, करो और मरो का। अब महात्मा गांधी ये आह्वान करते हैं। अब हालांकि
ये जो अपने नरमदल के नेता है ना, ये मरता कोई नहीं है, मरने की कोई सूचना नहीं है ज्यादा, कुछ लोगों ने अपनी आहुति दी है, मरता कोई नहीं है, तो ये अपना कार्यक्रम करते हैं। तो ये करोड़ों, ठीक 7 साल बाद भारत को आजादी मिलती है, अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ता है, और शहीद उधम सिंह, एक अनाथ बच्चा, अपने संकल्प के बल पर 21 साल तक अपने संकल्प की आग को अपने मन में जलाकर रखता है, और अपने मन में जलाते जलाते उस संकल्प की आग, वो बच्चा भारत माता के अपमान का बदला लेता है। पूरी दुनिया को संदेश देता है कि यदि भारतीयों के ऊपर तुम अन्याय करोगे, अत्याचार करोगे, तो भारतीय चुप रहने वाले नहीं हैं, भारतीय चुप बैठने वाले नहीं हैं। यह संकल्प शहीद भगत सिंह का था। कई बार हमारे सामने चुनौतियां होती हैं तो हम हार जाते हैं, हमें लगता है कि हम क्या करें, हमारे सामने तो ये नहीं है, हमारे सामने तो वो नहीं है। हमारे इतिहास में ऐसे प्रसंग भरे पड़े हैं जिन्होंने अभावों के अंदर दर्ज जन्म लेकर, जिन्होंने संघर्ष करके सफलता के सोपान खड़े किए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करें, कहां जन्म हुआ? एक किले में जन्म हुआ, पिताजी कैद में है, मां को रहने का कोई ठिकाना नहीं, किसी पिताजी के मित्र के पास मां है, अहमद शाह अब्दाली की सेना पीछे पड़ी हुई है, आज प्राण चले जाएंगे कि कल प्राण चले जाएंगे, इस बात का कोई भरोसा नहीं है। एक जो छोटा सा मोहल्ला है उसकी जागीरदारी पिता की मिली, और जितना मुगल सल्तनत का साम्राज्य था उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करने का काम छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल संकल्प के बल पर किया। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, रामेश्वरम के छोटे से गांव में जन्म हुआ, पिताजी मछुआरे, शाम का खाना खाने की कोई गारंटी नहीं कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, अखबार बेचने का काम किया, 15 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे। एक शिक्षक ऐसे थे जो सुबह 4:30 बजे जो बच्चे नहाकर आते थे, केवल उन्हीं को फ्री में ट्यूशन पढ़ाते थे, तो सुबह 4:30 बजे फ्री में ट्यूशन पढ़ने के लिए पहुंच जाते थे। स्ट्रीट लाइट की, लैंप की रोशनी के अंदर बैठकर पढ़ाई करते थे। घर के अंदर लैंप नहीं था, एक झोपड़ी के अंदर 15 लोगों का परिवार रहता था। उन संघर्षों के बीच में भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरे भारत को मजबूत बना सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी, जो यहीं गुरुकुल कांगड़ी में, हरिद्वार के बगल में, जिनका संकल्प था कि मुझे गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है, 1905 में संकल्प लेते हैं, और 1905 में स्वामी श्रद्धानंद संकल्प लेकर एक विश्वविद्यालय बना देते हैं। यह स्वामी श्रद्धानंद का संकल्प था। हम आगे और बात करें, यह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, लाखों व्यक्ति, लाखों विद्यार्थी यहां से निकले हैं पिछले 115 सालों में, और उन्होंने पूरी दुनिया में वेद का, दर्शन का, योग का एक मार्ग प्रशस्त किया है। कैप्टन बाना सिंह सियाचिन में -40 डिग्री के तापमान में, जहां पानी को भी हवा में उड़ा दो तो बर्फ बन जाता है, वहां पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं कायदे आजम नाम की पाकिस्तान की चौकी, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, उसको जीत कर रहूंगा। -40 डिग्री के तापमान में उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने संकल्प के बल पर उस चोटी को जीत कर दिखाया जहां पर जीत हासिल करना बहुत मुश्किल था। आज उस चौकी का नाम कैप्टन बाना सिंह चौकी है। महर्षि देव दयानंद, जिन्होंने अन्याय का, अत्याचार का, पाप का, पाखंड का, इस देश के अंदर जितनी भी कुरीतियां थी उनका विरोध किया। एक व्यक्ति जिसके ऊपर पत्थर फेंके गए, जिसको गालियां दी गई, जिसको मारने के लिए लठैत भेजे गए, जिसको पिघलाने के लिए वेश्याओं के माध्यम से षड्यंत्र करने की कोशिश की, जिसको झुकाने के लिए राजाओं ने कहा कि हम अपना राज देने के लिए तैयार हैं, जिसको हिलाने के लिए मठाधीशों ने कहा कि हम अपने मठ की सारी संपत्ति देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बालक मूल शंकर ने संकल्प लिया कि मुझे देश के अंदर वेद की ज्योति जलानी है। तो उस छोटे से बालक मूल शंकर ने अपने संकल्प के बल पर भारत के अंदर वेद की ज्योति, वैदिक संस्कृति को पुनर्जागृत कर दिया, योग को, यज्ञ को फैला दिया। और आज हम देखते हैं तो हमारे सामने पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे, परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद की बात करें, परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज की बात करें, हम आचार्य बालकृष्ण जी की बात करें, ये सब इस महापुरुष की देन है, इस महापुरुष के संकल्प की देन है। हम बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, गुरु तेग बहादुर जी की, जिन्होंने अपना सर्ववंश दान कर दिया एक संकल्प के लिए कि हमें देश को अन्याय करने वाले अत्याचारियों से, पापियों से मुक्त करवाना है। हम बात करें संकल्प की गुरु ग्राम सिंह कूका के, जिन्होंने ऐसे कूका तैयार कर दिए कि 12 साल का कूका अंग्रेजों की फौज के सामने खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर यह कहता है कि मुझे तोप के सामने से उड़ा दो। जब तोप के सामने से उसकी हाइट कम हो जाती है और वो कहते हैं कि तू बच्चा है, चलो तुम्हें हम छोड़ देते हैं, तो वो कहते हैं छोड़ो मत। अपने आप ईंट उठाकर लाता है, ढेले उठाकर लाता है और अपना सीना तोप के आगे उड़ा देता है कि मुझे शहीद करो, मुझे मरना है, मुझे तुम्हारी दया के ऊपर जीवित नहीं रहना। संकल्प के बल पर गुरु राम सिंह कूका ने बड़ा काम करके दिखाया।
संकल्प के बल पर महाराणा प्रताप ने महलों को ठोकर मारी और अकबर जो ये सोचता था कि ये जो मेवाड़ नाम का बिंदु है ये पूरी मुगल सल्तनत के ऊपर धब्बा है, मैं महाराणा प्रताप को हिलाकर दिखाऊंगा, महाराणा प्रताप को झुकाकर दिखाऊंगा, मुझे महाराणा प्रताप से और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक बार महाराणा प्रताप आकर मुझे दरबार के अंदर प्रणाम करके झुककर चला जाए। तो महाराणा प्रताप का संकल्प था कि मुझे झुकना नहीं है, मुझे मेवाड़ की, भारत की आन बान शान से समझौता नहीं करना है। तो ऐसे ही संकल्प छत्रपति शिवाजी महाराज का था जिन्होंने हिंद साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे ही संकल्प वीर बंदा बैरागी का था। कैसा संकल्प था कि मुगलों ने उनको कैद करके उनके सामने उनके सैकड़ों सरदारों को उनके सामने कत्ल किया, उनके सामने उनकी शहादत की कि धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो मार डालेंगे। उनके सामने उनके छोटे 5 साल के बच्चे का कलेजा निकाल दिया, हाथ पैर काट दिए। उनके सामने वीर बंदा बैरागी जब टस से मस नहीं हुए तो वीर बंदा बैरागी की एक एक बोटी नोच ली। उस बंदा बैरागी का संकल्प था कि मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, मैंने अपने देश धर्म की संस्कृति के प्रेम से समझौता कर लिया, तो आने वाली पीढ़ियां किसका उदाहरण देंगी। हम संकल्प की बात करें तो गुरु तेग बहादुर का संकल्प था, जिन्होंने हंसते हंसते, हमारे गुरुओं की परंपरा, किसी ने तवे के ऊपर बैठकर अपने शरीर को जला दिया लेकिन झुके नहीं, किसी ने आरे से कटना स्वीकार किया, किसी ने गर्म पानी में उबलना स्वीकार किया लेकिन झुके नहीं, लेकिन रुके नहीं। वो संकल्प था, यह संकल्प की शक्ति थी। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, उनको मुगल गिरफ्तार करते हैं। वो कहते हैं या तो धर्म परिवर्तन करो, बोटी बोटी कटवा लेते हैं, आंख के अंदर गर्म सलाख डाल दी जाती है, तड़फ तड़फ कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन संकल्प इतना दृढ़ था कि मुझे अपनी नैतिकता से, अपनी परंपराओं से, अपनी मान्यताओं से झुकना नहीं है। वीर सावरकर जिनका संकल्प अंडमान निकोबार की काले पानी की जेल भी नहीं तोड़ पाई, ऐसा संकल्प वीर सावरकर का संकल्प। तो शहीद उधम सिंह की अस्थियां लंदन में रही 1974 में। देखिए ये विडंबना है, एक ऐसा संकल्पित व्यक्ति जिसके संकल्प से देश की युवा पीढ़ी, देश की नई पीढ़ी प्रेरणा ले सकती थी, उसके संकल्प की कहानी तो एक एक बच्चे को सुनाई जानी चाहिए, एक एक बच्चे को बताई जानी चाहिए, ताकि उस बच्चे को कभी डिप्रेशन नहीं हो। अगर अपना भारत को इजराइल जैसा देश बनाना है तो इस भारत के अंदर हमें उधम सिंह को पढ़ाना पड़ेगा, हमें मदनलाल धिंगड़ा को पढ़ाना पड़ेगा, वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, संभाजी महाराज, बंदा बैरागी, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनकी कहानियां पढ़ानी नहीं, रटवानी पड़ेंगी। एक एक बच्चे की ब्रेन की प्रोग्रामिंग के अंदर गहरे तक उतारनी पड़ेंगी, तब ये देश इजराइल बन सकता है, तब ये देश महान बन सकता है। विडंबना यह है कि आजादी के बाद उन लोगों ने जिन्होंने नाखून भी अपने नहीं कटवाए, उनको तो शहीद कहा गया, उनको क्रांतिकारी कहा गया, और जो वाकई में शहीद थे, जो वाकई में क्रांतिकारी थे, उनको भुला दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारतीय सेना में, देखिए भारतीय सेना, अंग्रेजों की सेना भारतीय सेना बनी। वो सेना जब अंग्रेजों में थी तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान में रहने वाले जो अंग्रेजी सेना के सिपाही थे, उनको अंग्रेजी सेना से आजाद हिंद फौज बनाई, और एशिया में, बर्मा में जो दूसरे इंडियंस रहते थे उनको मिलाकर आजाद हिंद फौज बनाई। और वो जब आजाद हिंद फौज उन्होंने बनाई तो वो आजाद हिंद फौज के साथ नेताजी बर्मा के रास्ते, मणिपुर के रास्ते अंग्रेजों के ऊपर हमला करने के लिए आई। तो अंग्रेजों की ओर से जो सैनिक लड़े थे और जो सैनिक उनकी ओर से लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों की ओर से जो सैनिक लड़े थे उनके नाम आज भी इंडिया गेट पे लिखे हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जिन्होंने जान दी थी, उन सैनिकों का कहीं अता पता नहीं है। आप विडंबना और देखिए, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर लाल किले में 1945-46 में ट्रायल चला। ट्रायल करने के बाद जब देश के लोगों का दबाव पड़ा और उनको छोड़ दिया गया, तो छोड़ने के बाद उन सैनिकों को जब बात आई आजादी के बाद कि ये सैनिक तो देशभक्त हैं, इन्होंने देश की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ाई लड़ी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको भारतीय सेना में भर्ती करने के लिए मना कर दिया कि इनके अनुशासन के ऊपर संदेह है। वो लोग जो बर्मा के जंगलों में, नागालैंड, कोहिमा के जंगलों में जो तड़फ तड़फ कर जान देने के लिए तैयार थे, जो नौकरी के लिए नौकरी नहीं कर रहे थे, जो अपने पेट के लिए नौकरी नहीं कर रहे थे, जो जान देने के लिए नेताजी के पीछे चल रहे थे, उनको आजाद भारत की फौज में शामिल नहीं किया गया था। ये कहकर कि ये भगोड़े हैं, ये अनुशासनहीन है, इनके ऊपर भरोसा नहीं किया गया। तो ऐसी विडंबना रही, और यही विडंबना उधम सिंह के साथ रही। उधम सिंह को पाठ्यक्रम में पढ़ाया नहीं जाता, उधम सिंह जी के बारे में बताया नहीं जाता, उधम सिंह जी के बारे में चर्चा नहीं की जाती। तो उधम सिंह
के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उधम सिंह के बारे में बताना चाहिए, उधम सिंह के बारे में पढ़ाना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो 31 जुलाई 1974 तक होना तो ये चाहिए कि आज़ादी जब मिली तो उस समय हमारे श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, उनकी अस्थियां विदेश में थी, उधम सिंह की अस्थियां विदेश में थी, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए, उनकी अस्थियां यदि विदेश में हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ नहीं पता था। कुछ लोग ये कहते थे कि उन्होंने वो प्लेन क्रैश में उनका स्वर्गवास हो गया, उनका बलिदान हो गया, कुछ लोग। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजादी के पहले दिन ढूंढना चाहिए था कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पहली जानकारी करेंगे, उसके बाद हम कोई बड़ा समारोह करेंगे, हम उधम सिंह की अस्थियां पहले लेकर आएंगे, हम श्याम जी कृष्ण वर्मा जिन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जिन्होंने लंदन में, फ्रांस में, पेरिस में, जिन्होंने आजादी की लड़ाई की मशाल को आगे बढ़ाया, उन लोगों को हम बाहर, उन लोगों की अस्थियां लेकर आएंगे, पहले उनको सम्मान देंगे, उसके बाद आजादी का सुख भोगेंगे। लेकिन आजादी के बाद जो लोग सत्ताओं के ऊपर बैठे, जो लोग प्रधानमंत्री बने, उनको क्रांतिकारियों के नाम से चिढ़ थी, क्रांतिकारियों के नाम से शायद उनको एलर्जी थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो ये कहा जाता है कि उधम सिंह ने जब अपनी शहादत दी तो बाकी भारतीयों ने तो तारीफ की ही की, नौजवानों की ने की, युवाओं ने की, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इसकी तारीफ की। नेहरू ने कहा था कि माइकल ओडायर की हत्या का अफसोस तो है, पर यह बेहद जरूरी था, इस देश के अंदर क्रांतिकारी गतिविधियों को तेज कर दिया। वही नेहरू जी अपने पूरे उम्र भर प्रधानमंत्री रहते हैं, लेकिन उस प्रधानमंत्री रहते हुए उधम सिंह की अस्थियां कहां पर हैं? उनकी मुक्ति हुई कि नहीं हुई? उधम सिंह की इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी अस्थियां उनके पैतृक गांव में प्रभावित की जाएं, तो 1947 से लेकर 1970 तक कोई शुद्ध नहीं ली जाती। 1974 में 31 जुलाई की उनकी अस्थियों को वापस लाया जाता है और उनकी अस्थियों को देश नसीब होता है, वो मिट्टी नसीब होती है जिस मिट्टी के लिए हंसते हंसते उन्होंने अपना बलिदान दिया था। तो आज शहीद आजम उधम सिंह जी का बलिदान दिवस है, उनकी पुण्यतिथि है, उनका शहादत दिवस है। आज ही के दिन उन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था, तो हम उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। अब एक खुशी की बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर एक जिला है जिसका नाम है उधम सिंह नगर। ये उधम सिंह नगर नाम का जो जिला है वो उधम सिंह जी के नाम पर इनका नाम रखा गया था। राजनीति में यद्यपि जातिवाद को प्रश्रय देते हुए यह नाम रखा गया था, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से यदि हमारे क्रांतिकारियों को सम्मान मिलता है तो यह अच्छी बात है। क्रांतिकारी किसी एक जाति के नहीं होते, क्रांतिकारी किसी एक परिवार के नहीं होते। क्रांतिकारी जब कोई व्यक्ति होता है, और क्रांतिकारियों में भी जब कोई व्यक्ति शहीद हो जाता है, बलिदानी हो जाता है, हुतात्मा हो जाता है, तो वो पूरे राष्ट्र की संपत्ति हो जाता है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। शहीद भगत सिंह असेंबली में बम फोड़ने के लिए जाने वाले हैं, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, और मुकदमा चलने के बाद उनको फांसी की सजा होने वाली है, फांसी की सजा घोषित हो चुकी है। अब जो उस समय जो उनके बाहर क्रांतिकारी हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद जैसे दूसरे क्रांतिकारी, अब शहीद भगत सिंह का एक फोटो अखबार में छपता है। अब वो उन क्रांतिकारियों के सामने वो फोटो, जैसे कमरे में रहते हैं तो न्यूज आती है तो वो जमीन के ऊपर गिर जाता है। तो चंद्रशेखर आजाद उस फोटो को उठाते हैं, भगत सिंह जेल में हैं, जीवित हैं, और उस फोटो को उठाकर माथे से लगाते हैं। वो कहते हैं कि ये क्रांतिकारी अब किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये केवल हमारे मित्र नहीं है, यदि इन्होंने अपना बलिदान दे दिया तो अब ये देश की संपत्ति है, ये देश की धरोहर है। तो ऐसा चंद्रशेखर आजाद कहते हैं। तो क्रांतिकारी पूरे भारत की, पूरे विश्व की संपत्ति हो जाते हैं, पूरे राष्ट्र की अमूल्य निधि हो जाते हैं। उनको हम किसी एक जाति में नहीं बांध सकते, एक प्रांत में नहीं बांध सकते, एक कम्युनिटी में नहीं बांध सकते। हर कम्युनिटी को यह लगना चाहिए कि ये शहीद, ये बलिदानी हमारे देश के लिए शहीद हुआ है, तो ये हमारा है। तो एक जिले का नाम रखा गया है। अभी उधम सिंह का अपना तो कोई परिवार नहीं था, लेकिन उनके परिवार के जो नजदीकी माने जाते हैं, जो उनके परिवार में उनके कजन्स में जो माने जाते हैं, उस समय के जो उनके परिजन दूसरे रहे हैं, उनकी भी अंग्रेजों ने संपत्ति जब्त की, उनके ऊपर अत्याचार किया। तो उनके जो नजदीकी से जो दूर के रिश्तेदार हैं, जो भी उपलब्ध दूर के रिश्तेदार हैं, उनके पोते पड़पोते अभी भी पंजाब के अंदर मजदूरी करने का काम करते हैं। तो ये विडंबना है। अपने देश के अंदर लाखों व्यक्ति वीवीआईपी हो सकते हैं, हमारे देश के अंदर हजारों व्यक्ति एमएलए हैं जो गनर के साथ चलते हैं। एक बार एमएलए बन गए तो 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करके जाते हैं कि स्वर्ग के अंदर भी रहे
तो हम 10 पीढ़ियों की ऐसी व्यवस्था कर दें कि हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़े, तो एक सरपंच बन जाता है, वो भी अपनी व्यवस्था करने के लिए सोच सकता है, एमपी बन सकते हैं, लाखों नौकरियां हो सकती हैं। तो हम शहीद और क्रांतिकारियों के परिवारों को ढूंढ ढूंढ कर नौकरी क्यों नहीं दे सकते? तो ये विडंबना है कि शहीद ऊधम सिंह के बारे में कम पढ़ाया जाता है, कम बताया जाता है। तो आज मन में इच्छा हुई कि हम ऐसे हुतात्मा को, ऐसे बलिदानी को अपनी श्रद्धांजलि दें, उनको नमन करें, उनको वंदन करें, जिन्होंने अपने प्राण हंसते हंसते इस राष्ट्र के लिए कुर्बान किए, राष्ट्र के लिए बलिदान किए। तो ऊधम सिंह 21 साल तक एक संकल्प के लिए जीना बहुत बड़ी प्रेरणा है। ऐसा संकल्प का पूरा उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। तो शहीद ऊधम सिंह के बलिदान को नमन, और उनके बलिदान से भी बड़े उनके संकल्प को हम भारत स्वाभिमान की ओर से, पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से नमन करते हैं। और आपको यदि ये ठीक लगा हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। सारा कंटेंट कॉपीराइट फ्री है। आप इसको अपनी भाषा में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, मलयालम में, बंगाली में, असमीज के अंदर, मणिपुरी के अंदर बोलिए, सबको बताइए, अपने बच्चों को इसकी कहानी सुनाइए। ऊधम सिंह था जिसकी मां नहीं थी, जिसका बाप नहीं था, जिसका भाई मर गया, लेकिन फिर भी 21 साल तक उसने कारपेंटरी का काम किया, उसने बढ़ई का काम किया, उसने ड्राइवर का काम किया, उसने नौकर का काम किया, कुछ भी साथ नहीं था। अगर वो व्यक्ति लंदन में जाकर गवर्नर को गोली से उड़ा सकता है, तो अपना ऐसा परिवार का बच्चा जिसकी मां है, जिसका पिता है, जिसके पास पूरा संबल है, वो क्या नहीं कर सकता? ऐसी प्रेरणा हमें युवाओं को देनी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।